हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ब्राइट आइडियाज़ बाय दीपक सर में। तो आज इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें वो ये कि भैया क्लास 10th का रिजल्ट कब आने वाला है। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस रिज़ल्ट का क्या मीनिंग है, इस रिज़ल्ट के बाद क्या होगा, और आपके लाइफ से यानी एजुकेशनल लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ। तो अंत तक आप बने रहें वीडियो के, ताकि आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। तो पहला टॉपिक है हमारा कि व्हेन द रिजल्ट ऑफ 10th बोर्ड CBSE बी डिक्लेयर्ड। 10th बोर्ड का रिजल्ट कब आने वाला है। तो आप ये मानिए कि 20 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है, और मैक्स टू मैक्स इस महीने की एंड तक उस CBSE को रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है। और ज़्यादा परेशान मत होइए, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपके व्हाट्सएप पर, आपके इंटरनेट पर आप सभी जुड़े हो तो उन सभी तक रिजल्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, अब आता है दूसरा टॉपिक कि क्या रिजल्ट में क्या होगा। भैया रिजल्ट आपको पता है, बिकॉज जब भी कोई स्टूडेंट कोई भी एग्ज़ाम देता है तो रिजल्ट उसको पता होता है कि क्या होने वाला है। जितना लिखता है वो एग्ज़ाम में उसको पता होता है, कहाँ गलती करी है वो भी पता होता है। इसलिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट तो कुछ होना नहीं है। और इस बार जो एग्ज़ाम की खासियत ये भी है कि ये इस जो रिज़ल्ट यानी टर्म 2 जो रिज़ल्ट आने वाला है तो इसका हाफ वेटेज है। ऑलरेडी आपने टर्म 1 दिया हुआ है, 40 नंबर का टर्म 1, 40 नंबर का टर्म 2 और 20 नंबर स्कूल के मार्क्स हैं। तो टर्म 1 में आपने कैसा किया है आपको अच्छी तरह पता है ना। स्कूल के मार्क्स आपको मोटा मोटी पता ही होंगे क्या देते हैं स्कूल्स, आपका स्कूल में कितना नंबर अभी तक देते आए हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। और टर्म 2 आपने दे दिया है तो इसमें भी बहुत कुछ नहीं करना है। आपने एग्ज़ाम दिए हैं, आपको पता होगा कि रिजल्ट कैसा होना है। रिजल्ट ऑलरेडी हो चुका है, बस आपके हाथ में एक सर्टिफिकेट या फिर ऐसा बोले कि CBSE का एक ठप्पा लगना बाकी है कि यू आर सक्सेसफुल। तो रिजल्ट 2-4 दिन में आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड। रिजल्ट के पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल सक्सेसफुल 10th बोर्ड कैंडिडेट्स इन एडवांस। तो मैंने पहले ही हमारे सभी व्यूअर्स को जो कि 10th CBSE बोर्ड से दिए हैं इस बार, उन सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप बोलेंगे सर आप पहले कैसे बोल रहे हो, तो आई एम क्वाइट श्योर कि जो कोई भी मेरा ये चैनल देख रहे हैं वे फेल तो नहीं होंगे, गारंटीड। जो मेरा चैनल देख रहे हैं वो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो फेल करने की बात ही नहीं है। सभी अच्छे नंबर से पास करेंगे। तो आप सभी के लिए अभी क्लैप। अभी आते हैं 10th बोर्ड का रिजल्ट आ गया, आप सभी अच्छे नंबर से पास कर लिया। अब इसके आगे ये जो रिजल्ट है उसका क्या मीनिंग है, इस पर हम लोग डिस्कस कर लें। तो रिजल्ट जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है वो पहले जान लीजिए। व्हाई द रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। सबसे पहले ये जानिए कि ये पहला एग्जाम है जो कि आपने अपने स्कूल के बाहर एटमॉस्फेयर में दिया है। पहले तो आप स्कूल में ही एग्जाम देते थे ना, इस बार सेंटर कहीं और पड़ा था। तो दूसरे सेंटर पर जाके एग्जाम देने का जो अंदर की झिझक थी, डर था, वो निकल गया। यानी कि मीनिंग ऑफ या एनालिसिस बोले
ऑफ 10th बोर्ड रिजल्ट। पहला चीज क्या हुआ, ये फर्स्ट एग्जाम हुआ जो कि आउटसाइड योर स्कूल कैंपस, ठीक है। स्कूल कैंपस से बाहर पहली बार आप एग्जाम देने गए और यू आर सक्सेसफुल। तो अब ये तो हैबिट, ये तो पहला था। अभी फ्यूचर में जितने भी एग्जाम होंगे वो सभी आपके आउट ऑफ स्कूल में ही होंगे। मतलब ये तो स्कूल में आप 11th-12th पढ़ोगे तो जो मंथली टेस्ट और पीरियडिक टेस्ट होते हैं वो तो होंगे, बट कंपटीशन का आप कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जेई हो, नीट हो या और भी आप जॉब के लिए एग्जाम दोगे, वे सारे एग्जाम स्कूल के बाहर होने हैं। तो ये एग्ज़ाम एक जस्ट टेस्ट था जिसमें क्या आप सक्सेसफुल रहे हो। ये छोटा टेस्ट था कि आप बाहर कैसे फील करते हो। बहुत बार आप, अच्छा इसमें और भी आपने बहुत सारे नई नई चीज़ें फेस करी होगी, जैसे क्या, जैसे बार बार आते होंगे वहाँ के इंस्ट्रक्टर वगैरह आते होंगे, वो बोलते होंगे कि यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, फ़ोटो लेते होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम टाइम है जिसमें आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, उसी टाइम में से आपको ये टाइम भी निकालना है। जैसे एग्ज़ाम 2.5 घंटे का है तो उस 2.5 घंटे में से ही आपको ये टाइम भी निकालना था, राइट ना। तो फ्यूचर में जो एग्ज़ाम दोगे उसमें भी यही होगा, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 2 घंटा या 1 घंटा का होगा जो भी। अब बीच में इन्विजिलेटर्स आएंगे, इंस्ट्रक्टर्स आएंगे, बोलेंगे वीडियोग्राफी करनी है, फिर थोड़ा देर बाद डिस्टर्ब करेंगे, फोटोग्राफी करनी है, कभी कोई साइन लेने आएगा, कभी कुछ करने आएगा। तो इनकी हैबिट मान के चलिए, यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। आपको अपने स्पीड को तेज करना होगा, क्योंकि बाकी कुछ नहीं चेंज करने होने वाला है, बस आपको ही चेंज होना है, ठीक है। तो ये मानिए कि अगर आप 2 घंटे या 2.5 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपको 2 घंटे में ही सॉल्व करना होगा। 20 से 30 मिनट आपको ये मानना है कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं, जैसे इन्विजिलेटर आ सकता है, कुछ क्वेश्चन कर सकता है, फोटो ले सकता है। ऐसे एक्चुअली एग्जाम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बट ऐसा ये कॉमन प्रैक्टिस है, मैंने बहुत सारे देखे हैं, स्टूडेंट्स लोगों ने ही बताया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, गेटवे टू फ्यूचर। ये जो एक एंट्री है ना, ये एक एंट्री आप पार कर गए हो। अब आगे सक्सेस के बहुत बड़े मैदान है, आप जाओ वहाँ झंडे गाड़ो अपने, यहाँ सक्सेस, वहाँ सक्सेस, हर जगह सक्सेस। बट ये सोचो कि जो भी स्टूडेंट बोर्ड क्लियर नहीं कर पाएंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक तरह का बैरियर है। अगर आपको सक्सेस करना है तो ये 10th एक बाधा दौड़ होती है ना, हडल जंपिंग, तो ये उसी टाइप का है। एक जंप आपने किया, 10th बोर्ड क्लियर किया। अगर 10th बोर्ड आपने क्लियर कर लिया तभी तो 11th-12th करेंगे या और भी कोई कंपटीशन देंगे। तो गेटवे टू फ्यूचर हो गया। थर्ड, ये आपको इसने आपको सिखाया है कि हाउ मच लेबर, ये ऐसा बोलिए, लेबर और सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स। आपने कितना मेहनत किया है, इसके बीच का रिलेशनशिप आपको सिखाया है, ठीक है। आपने कितना लेबर किया, कितना मार्क्स आया। तो सपोज करिए किसी को कम आया या ज़्यादा आया, तो आपको समझ में आ गया ना कि हमने इतने घंटे डेली पढ़ाई करी थी तो इतना मार्क्स आया, और ज़्यादा मार्क्स लाने हैं हमको फ्यूचर में, तो और हमको मेहनत करनी पड़ेगी। चौथा चीज़ क्या है, ये आपको बता रहा है,
एक या फर्दर बोलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ पहले से कि भाई अभी जो गलतियाँ हुई अब आगे से वो रिपीट नहीं करना। पास तो कर गए, कोई बच्चे बोल रहे होंगे कि अरे मेरा नंबर कम आया, मुझे 99.9% आना चाहिए था, मेरा 96 ही आया, टीचर ने गलत चेक किया, ये किया वो किया। भाई जो हो गया उसमें क्या करना। अब यहाँ देखना है कि वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है जो ये सोच रहे हैं कि हमको नंबर कम आया, ओह ये है, कोई पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को बोल रहे हैं अरे तुमको 100% नंबर नहीं आया, आप डिमोटिवेट हो रहे, अरे हमने बहुत मेहनत करी, मुझे 97% आया, उसको 80%, उसको 99% आ गया। कोई बोल रहा होगा मुझे 70% नंबर आया, उसको 99% आ रहा है। भाई सबसे बाहर निकलो, इस चीज़ का रिमूव मिथ्स, इस तरह की जो धारणा है ना, इससे बाहर निकलो। ये 10th बोर्ड जस्ट एक सर्टिफिकेट है कि अब यू आर क्वालिफाइड फॉर फर्दर या फ्यूचर राउंड ऑफ फाइट्स, फ्यूचर राउंड्स के लिए आप प्रिपेयर हो, बस ये आपको सर्टिफिकेट दे रहा है। अब इससे कुछ मतलब नहीं है कि 99 जो लाया वो फ्यूचर में सक्सेस करेगा और जो 80% नंबर लाया वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 10th बोर्ड बस जस्ट एक आपको सर्टिफिकेट दे रहा है या एलिजिबिलिटी आपको दे रहा है कि आप फ्यूचर में पढ़ाई जारी रख सकते हो, इसके अलावा उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप कोई बच्चे बोलेंगे सर मार्क्स बहुत कम आया, अरे मार्क्स बहुत कम आया तो आपके लिए वो सीख है ना, और आगे में और ज़्यादा मेहनत करो। और ये आगे नहीं कि किसी को 98 आया, 99 मुझे आधा 1% नंबर कम आया, उसको ज़्यादा आया, तो किसी वो सब झंझट से बाहर निकलो। इससे आप ऐसा तो नहीं है कि भाई 99% जो नंबर लाया वो नीट में क्वालिफाई कर जाएगा, जो 90% नंबर लाया वो नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। इसने बस एक पास दिया है कि आगे आप खेल सकते हो, है ना, क्वालिफाई किया आपको। तो इन मिथ से बाहर निकलिए। 5वां पॉइंट क्या, 5वां पॉइंट ये है कि देखिए फ्यूचर आपका इतना कंफर्टेबल, जो आप 10th में आप रह रहे थे जैसे, और पहले नर्सरी में आपकी लाइफ थी, स्टूडेंट लाइफ थी, फिर 1 में मेहनत आपने किया, 2 में किया और मेहनत बढ़ते गया, 10th में आपने मेहनत करी। लेकिन जो ही मेहनत किया उससे बहुत ज़्यादा आपको अगर फ्यूचर में सक्सेसफुल बनना है तो मेहनत को ज़्यादा बढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि बढ़े। क्या बढ़े भाई? नहीं बढ़ाना चाहती। क्या? नंबर ऑफ वेल एजुकेटेड बोल देता हूं या एजुकेटेड बोल देता हूं, एजुकेटेड अनस्किल्ड पर्सन्स। अभी जस्ट पिछले बार की घटना कि एक एनआईटी से इंजीनियर बना हुआ, मतलब क्वालिफाइड एनआईटी से किसी ने इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर किया था और वो रेलवे के ग्रुप डी में उसका सिलेक्शन हुआ था। तो ये पेपर्स में खबर छपी थी, बड़ा बवाल हुआ था कि भाई एक इंजीनियर को ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसको ग्रुप डी में की नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। ऐसे कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, बट क्वालिफिकेशन के अनुसार ज़रूर बोला जाएगा कि भाई जब ग्रुप डी ही करना था तो इंजीनियर क्यों बना। तो बहुत इस पर हल्ला बवाल मचा था। तो गवर्नमेंट ऐसे किसी भी कंट्रोवर्सी से बचना चाहती है। वो चाहती है कि अगर एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड पर्सन्स बढ़े, है ना, लेकिन अनस्किल्ड उसको नहीं चाहिए। जैसे कि किसी ने बोला कि अरे हम तो पीएचडी किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, हम बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि स्किल नहीं है आप में, यू आर अनस्किल्ड।
तो गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू इंक्रीज नंबर ऑफ एजुकेटेड अनस्किल्ड पर्सन। तो इसको और भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ एजुकेटेड स्किल्ड पर्सन। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी आदमी पढ़े वो अच्छे से पढ़े और स्किल्ड हो, है ना। इंजीनियर ही हो, डॉक्टर बने, या फिर कोई भी जॉब में जाए, बैंकिंग में जाए, रेलवे में जाए, आईएएस बने, जो भी बने, तो उसके लिए अच्छी तरह से पढ़ के जाए, वो उस काबिल हो। ऐसा नहीं कि कोई भी जो है वो डिग्री बटी जा रही है, आप डिग्री ले लिया, 12th का भी डिग्री मिल गया, उसके बाद में ग्रेजुएशन कर लिया, सब कर लिया, और ऐसे बैठे हो कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखा गया है कि वो बैंक का जो फॉर्म होता है ना, पैसा जमा करना, पैसा निकालना, वो फॉर्म नहीं फिलअप करने आता है उनको, एप्लीकेशन लिखने तक नहीं आता है। तो ऐसे एजुकेटेड लोग का क्या करेंगे, स्किल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेटेड स्किल्ड पर्सन की संख्या बढ़े, मतलब फालतू में भीड़ नहीं इकट्ठा नहीं करना है गवर्नमेंट को। तो इसके लिए क्या उसने किया है, बैरियर्स लगाए हैं। क्या किया है, बैरियर्स लगाए हैं। बैरियर किस फॉर्म में कि बैरियर लगाए हैं फॉर हायर एजुकेशन। क्या भैया, बैरियर इन द सेंस कि एंट्रेंस टेस्ट, ये जितने भी हाई एजुकेशन यानी 12th तक खैर आप उसी स्कूल में जहाँ पढ़ रहे हो कर लोगे, उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन करना हो या और कुछ करना हो तो हर बार आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। कोई इसमें एग्जाम्पशन नहीं है। मतलब इफ़ यू आर क्वालिफाइड देन ओनली यू कैन गो अहेड, अदरवाइज गवर्नमेंट आपको रोक रही है। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ, इतने स्किल्ड बनाओ कि आप ऐसी हर बाधा को पार कर जाओ, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर नंबर कम आया है तो चलो हमारा जो स्कूल था वो 12th तक का नहीं है, हम बाकी जगह एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एडमिशन इन वेल नोन, मैं बोल देता हूं स्कूल सी बोलूंगा अभी। तो इसमें क्या करना है, देखिए भाई, नंबर कम आएंगे तो आपका स्कूल तो रख लेगा, लेकिन आपको सपोज करो कि दूसरे स्कूल में जाना है 12th करने के 11 12 करने के लिए, तो वो इसको कंसिडर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भैया, इसलिए कंसिडर नहीं करेगी क्योंकि क्यों नहीं करेगी बताइए। इसलिए वो गवर्नमेंट दूसरे स्कूल ही कंसिडर करेगी कि आप बाकी दूसरे जगह से आए हो, आप अच्छा नंबर नहीं लाए हो। अच्छा नंबर, अगर आप अच्छा नंबर लाते तो अच्छा स्कूल में होता। नंबर खराब है तो खराब। एक्चुअली स्कूल कोई खराब अच्छा नहीं होता है, स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि भाई कैसा है। बट फिर भी एक रेपो वाली चीज़ होती है, जैसे IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली का नाम, IIT खड़गपुर का नाम बहुत लोग बोलते हैं अच्छा, ठीक है। बाकी भी जगह इंजीनियरिंग की कॉलेज होती है, ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, बट पुराने इंस्टीट्यूट है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, रिनाउंड है, तो उसका अच्छा रेपो बोलो या प्रेस्टिजियस बोलते हैं, तो वो उसका अच्छा वेटेज रहता है। तो अगर नंबर कम है तो आप बोलोगे कि अच्छे जगह एडमिशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, आप मेहनत करो। सीधी सी बात है, आपने मेहनत कम किया है इसलिए आप खराब जगह गए हो। अगर मेहनत आपकी अच्छी रहती तो अच्छी जगह होता। अगेन आई एम रिपीटिंग कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने से कोई स्टूडेंट तेज या ख़राब नहीं होता। उसकी अपनी मेहनत, उसकी अपनी काबिलियत पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल या बहुत ही बैकवर्ड स्कूल से आने वाले बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं। रिसेंटली एक आपने देखा होगा कि एक पोर्टर यानी कुली था जो कि अभी सिविल सर्विसेज क्रैक किया है इस बार या पिछले बार की, तो उसने अपनी मेहनत पर किया होगा ना,
और जील कितनी उसकी लगन है उस काम के लिए। तो ये एडमिशन के लिए आप मत रोइए कि हाँ यहाँ पर नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा। एडमिशन आपका हो जाएगा अच्छी जगह। और अगर सपोज करो कि कम नंबर आया है, अच्छा जगह एडमिशन नहीं हो पाया है, तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, इस बार मेहनत बढ़ा दो, आगे आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी तक जो हुई है उसको रहने दो। अगला पॉइंट, नो मिस्टेक इन फ्यूचर। फ्यूचर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप बोलेगा सर ये क्या बोल रहे हैं, मिस्टेक तो होगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, मिनिमाइज तो करो, मिनिमाइज करो मिस्टेक्स को कम करो। और दूसरा कर सकते हो क्या, डू नॉट रिपीट मिस्टेक्स। मिस्टेक एक बार जो हो गई वो दोबारा लाइफ में नहीं करनी है। मिस्टेक तो होती है, सबसे होती है। अभी आपने कम पढ़ा है, नंबर कम आया, तो आप दोबारा उसको रिपीट मत करो कि हम फिर कम पढ़े फिर नंबर ना। हो गया गलती, आपने रियलाइज कर लिया ना, बात खत्म, उसका सुधारो, इम्प्रूव करो। तो ये फ्यूचर के लिए आपका जस्ट बेस तैयार हुआ है। अभी से कुछ भी नहीं बिगड़ा है। इवन मैं आई एम रिपीटिंग इट, किसी को एवरेज नंबर भी आए हैं तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी से मेहनत बढ़ाओ और देखो कैसे हायर नंबर आते हैं। अभी एक IAS का मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में कि वो जस्ट पासिंग मार्क्स आए थे 10th में। 12th में भी बहुत अच्छा नहीं आया था, थोड़ा इम्प्रूव किया था, बट बहुत अच्छा नहीं आया था, फिर भी वो IAS निकाल लिए। तो इनसे कोई चीज़ मतलब घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ नंबर कम है। हाँ ये है कि अब वो रिपीट नहीं करना है मिस्टेक। नंबर कम आ रहा है, जो भी रीजन हो, आगे से आप ध्यान दीजिए और बढ़िया करिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अब आप बहुत छोटे बच्चे नहीं रहे। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपको अर्निंग के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं कि स्टडी में आपका एक काम दिया गया है, स्टडी, और तो कुछ काम नहीं है। तो जो एक काम दिया गया है स्टडी, उसको अपनी जिम्मेवारी समझिए और पेरेंट्स के ऊपर बर्डन मत डालिए। बोलेंगे पढ़ो 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 सब पढ़ोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब आप इस काबिल हो गए हो, 10th आपने पास कर लिया है, तो आप खुद से टाइम पर उठना है, अपने आप को जो कॉन्फिडेंस लाना है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ कि सक्सेसफुल होना ही होना है। ध्यान रखिए, जो गलती हो गई 10th तक सब माफ़ था, अब कोई गलती माफ़ नहीं होने वाली है। आप एक बार गलती करोगे फिसलते चले जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसलिए गलती का कोई स्कोप नहीं, अपने आप में डे बाय डे इंप्रूव करो। डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करो। जो कमी है उसे कम करते जाओ और अपनी पर्सनालिटी को निखारो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस अच्छे सैलून में गए, बाल अच्छा कटवा ली, ये किए, परफ्यूम लगा दी, वो नहीं, वो तो साइड में आप करोगे, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आपको जो काम दिया गया वो कर रहे हो कि नहीं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, है ना। बाकी तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप बन जाएगी, उसके लिए चिंता मत करो। जो बच्चा पढ़ा रहता है, जो नॉलेज रहता है, नॉलेज स्पीक्स, है ना, और कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाता है। आप किसी से भी जब पढ़े हो लिखे हो तो आराम से बात कर सकते हो, हेजिटेशन तो रहेगी नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो 10th बोर्ड के जो मार्क्स हैं उनका इन बेसिस पर एनालिसिस हमने किया है। और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, हो सकता है 2 पॉइंट छूट गया हूँ, क्योंकि मैं तो भगवान नहीं हूँ कि सब पॉइंट डिस्कस कर ही लेंगे। बट ये जो मेरी एडवाइस है, अगर इतना भी तुम अगर फॉलो कर लिए, माना कि 1000 पॉइंट हो सकते हैं, बट मोटा मोटी मैंने सबको डील कर दिया है। अगर इतने पॉइंट्स को तुम लेके चलोगे ना, तो लाइफ में तुमको कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होना पड़ेगा, है ना। तो बस
बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर इंडिवर। और इस वीडियो में आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए। एटलीस्ट जितने भी आपके 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, कलीग्स हो, उनको ये मैसेज, उनको ये जो वीडियो है वो ज़रूर सेंड करें, ताकि वो भी देख ले कि भाई लाइफ में क्या करना है। बाय बच्चों, मिलते हैं फिर।